बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों, मैंने आपको इस चैनल पर जय प्रक्रम पाठ के जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इस चैनल को पर उन वीडियो को देख लें। मैंने वहाँ पर श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र को पढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में मानव में वहन तंत्र को पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, ये मानव में वहन तंत्र यानी इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किसे कहते हैं वहन तंत्र? मानव में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव में भोजन को, ऑक्सीजन को और अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाला जो तंत्र है, उसी को हम लोग संवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी जो परिभाषा है मानव में संवहन तंत्र की। इसके पश्चात जो आप देखेंगे, जो मानव में संवहन तंत्र होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मानव वहन तंत्र को सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड यानी रक्त को, उसके बाद ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ को, उसके पश्चात हृदय यानी हार्ट को। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, तो इस चैनल पर बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग रक्त से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो मानव रक्त होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आपको मालूम होगा जो रक्त है ये एक प्रकार का ऊतक है, जिसको हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संयोजी ऊतक के नाम से। और ये जो रक्त है इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 7.4 यानी दुर्बल क्षारीय। कैसा होता है ये? दुर्बल क्षारीय द्रव होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा में विकल्प के रूप में पूछ लेते हैं दोनों प्रश्न। रक्त एक क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और इसका जो पीएच मान है वो 7.4 यानी एक दुर्बल क्षारीय द्रव है। अब ये जो हमारा रक्त होता है ये मेल और फीमेल में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जो हमारे मेल्स वगैरह होते हैं उसमें, जो मेल्स वगैरह होते हैं उसमें 5 से 6 लीटर, और जो हमारी फीमेल होती हैं उसमें 4 से 5 लीटर तक ये उपस्थित होता है। अगर आप अपने शरीर का जो रक्त है उसको निकालना चाहें तो आप अपनी बॉडी का 7% जो होता है वो हमारा रक्त होता है। तो यदि किसी का शरीर का जो वज़न है वो 60 किलो है तो इसका 7% हम लोग निकाल लेंगे तो जो उत्तर आएगा 4.2 यानी 4 लीटर 200 मिलीलीटर इसका जो है रक्त वो होगा। तो ये एक कैलकुलेशन है जो आप अपनी रक्त का पता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें रक्त में होता क्या क्या है वो आप देखें। इसमें जो हमारा रक्त है इसमें प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में भी क्या होता है? 90% जल होता है। ये पूछ लेते हैं प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन है, लवण है, ग्लूकोज है, अन्य अवयव पाए जाते हैं। और इसका जो रंग है वो हल्के पीले का रंग का होता है। किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का। और ये हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? उसमें एक वर्णक पाया जाता है बिलीरुबिन। क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं कि जो प्लाज्मा का रंग है हल्का पीला किस कारण से होता है? तो बिलीरुबिन के कारण ये पीला होता है। तो आपको ये जो प्लाज्मा है ये पता होना चाहिए। इसके पश्चात जो रक्त कणिकाएं हैं यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार से हैं, आपको पढ़ना है। सर्वप्रथम आरबीसी, और दूसरी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी प्लेटलेट्स। क्या पढ़ना है? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होती है? इसको हम लोग लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन एवं CO2 का वहन करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है इनका, परीक्षा में पूछ लेते हैं आरबीसी का। और ये हीमोग्लोबिन के कारण इनका रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये भी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि रक्त का रंग किस कारण से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग
लाल होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इसकी जो लाइफ साइकिल है आरबीसी की, वो लगभग 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी हैं जो आरबीसी के संदर्भ में, जिससे आपको विकल्प वाले प्रश्नों में इससे यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन वाला, कि जो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। इसके पश्चात अगला जो है डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग वाइट ब्लड कार्बसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। शरीर की रोगों से ये रक्षा करने में सहायक होती हैं और इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। और इनकी लगभग संख्या 8000 के समथिंग होती है। और इनका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो 2 से 4 दिन तक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी रोगों से रक्षा करते हैं तो वो सब डब्ल्यूबीसी के द्वारा की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकल्प में पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में कौन सहायक होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होती हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स। तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिकाएँ सहायक होती हैं, तो प्लेटलेट्स। तो इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर सामान्य व्यक्ति में पाई जाती हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 3 से 5 दिन होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो प्लेटलेट्स हैं, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार वगैरह हो जाता है तो उस डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी तीव्रता से कम हो जाती हैं और ये संख्या 40 से 50 हज़ार तक पहुँच जाती है, जिससे व्यक्ति को खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो डेंगू बुखार है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या तीव्रता से गिरती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कुछ लोग जो अपना पपीते का पौधा होता है उसके पत्ते का जूस वगैरह देते हैं, जिससे ब्लड काउंट्स जल्दी बढ़ती हैं। और आजकल जो मेडिसिन भी हैं, काफ़ी तरह की मेडिसिन आ गई हैं जो प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अलग अलग कार्य होता है और इनका अलग अलग जीवन काल होता है और इनका काफ़ी रोल है मानव के वहन तंत्र में। इसके पश्चात जो अगला इम्पॉर्टेंट नोट है वो मैंने नीचे लिख रखा है। आप देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ये इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको बता देते हैं। क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, ये आपके लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आगे साइंस विषय से पढ़ाई करते हैं या कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। हीमेटिन क्या होता है? यह लौह तत्व होता है, यानी आयरन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसी हेमेटिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और ये जो ग्लोबिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। तो ये था इम्पोर्टेंट नोट जो मैंने आपको अलग से बता दिया। इसके पश्चात आप देखेंगे ये इस स्लाइड में मैंने आपको मानव में वहन तंत्र, रक्त और रक्त की कणिकाओं के बारे में चर्चा की। इसके पश्चात आप देखेंगे जो रक्त के कार्य होते हैं वो आप देखिए क्या होते हैं रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि रक्त के कार्य लिखिए। तो सर्वप्रथम रक्त का कार्य है भोजन का परिवहन। क्या लिखा है बच्चों? भोजन का परिवहन, ऊष्मा तथा ताप का परिवहन, व्यर्थ पदार्थों का परिवहन, जल का संतुलन बनाए रखना, O2 एवं CO2 का परिवहन और चोट या क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारना। तो इस प्रकार से ये जो 6 हैं ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो आपको ये याद कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आपको ज़रूर याद करना है। तो ये थे आपके रक्त के कार्य। इसके पश्चात आप देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो रक्त है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है ब्लड वेसल्स। इसमें धमनी सिरा और केशिका पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम ये जो धमनी सिरा है इसको मैं पढ़ाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आप देखिए ये है रक्त वाहिनियाँ, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, धमनी और सिरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये परीक्षा में अंतर पूछ लिया जाता है कि धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। वो काफ़ी सरल इसका आंसर है, सभी बच्चों को इसको याद करना है। मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि सरल से सरल आपको यहाँ पर मैंने लिखवाया है। और अगर अगर अभी तक इस प्रश्न को याद नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन अंतरों को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे इसमें जो पहला अंतर है, जो धमनी होती है इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। क्या लिखा हुआ है मैंने? धमनी जो होती है इनकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। और जो सिराएं होती है इनकी जो भित्ति होती है वो
पतली होती है। क्या होती है? पतली। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धमनियों को काफ़ी प्रेशर से रक्त पूरे शरीर में भेजना होता है, इस वजह से इनकी जो भित्ति है वो मोटी बनाई गई है। और शिराओं को पूरे शरीर से ब्लड को कलेक्ट करना होता है, भेजना नहीं होता, इस वजह से इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। इसके पास अगला जो है देखेंगे आप, इनकी जो गुहा है वो कैसी होती है? सकरी होती है और इनकी गुहा चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि रक्त का जो प्रेशर है वो धमनियों में ज़्यादा होता है, शिराओं में कम होता है। तो इसके पश्चात अगला जो है वो आप देखेंगे, इनमें कपाट नहीं होते और इनमें कपाट यानी वाल्व होते हैं। किसमें? धमनियों में कपाट नहीं होते और शिराओं में कपाट होते हैं, क्योंकि शिराएं क्या करती हैं? पूरे शरीर से रक्त को लाती हैं हृदय में, और वहाँ से जो वाल्व होते हैं वो खुलकर जो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं उसमें ट्रांसफ़र होता है और दोबारा से आलिंद में उसको जाने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से ये जो वाल्व है इनका काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके पश्चात अगला जो देखेंगे अंतर आप, इसमें जो O2 युक्त होता है रक्त, जिसको शुद्ध रक्त कहते हैं, O2 रक्त जो होता है इसको हम लोग कैसा कहते हैं? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। तो ये जो O2 युक्त रक्त होता है इसके कारण ये लाल रंग की होती हैं, और इसमें चूंकि अशुद्ध रक्त होता है तो CO2 युक्त रक्त के कारण ये नीली कलर की होती हैं। इसके पश्चात आप अगला देखें, इनमें रक्त अधिक दाब से बहता है। मैंने पूर्व में भी बताया था, क्योंकि इनको पूरे शरीर में रक्त को प्रेशर से भेजना होता है, इसलिए इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक दाब के साथ इसमें बहता है, और इसमें जो रक्त है कम दाब के साथ बहता है। अब चूंकि जब इसमें अधिक दाब के साथ बहता है तो इसमें कितना होगा वो आप देख पा रहे हो। इसमें जो रक्त का दाब है 120 mmHg होता है, मिलीमीटर पारे के बराबर 120 mmHg, और इसमें जो होता है 80 mmHg के बराबर होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में कि रक्तदाब जो होता है वो धमनियों में और शिराओं में कितना होता है, और सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120/80। तो इस प्रकार से ये छठवां अंतर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो अंतर है, ये गहराई में स्थित होती हैं और ये त्वचा की सतह पर होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो अपनी स्किन होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या हैं? ये शिराएं हैं, और ये त्वचा की ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं, और जो धमनियाँ होती हैं वो त्वचा के अंदर गहराई में स्थित होती हैं। और जो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर लोग लगाते हैं वो शिराओं में लगाए जाते हैं, धमनियों में नहीं लगाए जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो अंतर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखें, धमनियों के जो आयतन में परिवर्तन नहीं होता, और शिरा का जो आयतन है इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से जो 8 अंतर थे ये मैंने आपको लिखे, काफ़ी सरल अंतर थे। तो अगर आपने अभी तक इस प्रश्न को याद नहीं किया है तो आप इन अंतरों को लिख लें। परीक्षा में कुल मिलाकर 5 अंतर, अगर 5 नंबर में ये प्रश्न आता है तो 5 अंतर आपको लिखना ही लिखना है। अगर ये 2, 3 या 4 नंबर में आता है तो आपको लगभग 4 अंतर इसमें से लिखना है, तो आप इसमें से नोट कर लें। इसके पश्चात जो अगला इसमें है, आप देखें कि जो शरीर में रक्त का जो मार्ग होता है वो किस प्रकार से, जो हमारा हृदय है वो, शरीर में जो रक्त है वो किस प्रकार से हृदय से केशिकाओं में जाता है। तो यहाँ मैंने एक आपको ऐसे ही नॉर्मल हार्ट बना दिया, वैसे ये ऐसा हार्ट होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक समझाने के पर्पज़ से बताया। शरीर में रक्त का जो मार्ग है वो किस प्रकार से होता है कि जो महाधमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी धमनियाँ जिनमें काफ़ी प्रेशर से रक्त बहता है, ये बाद में छोटी छोटी धमनियों और छोटी धमनियों में बढ़ जाती हैं, और छोटी धमनियाँ आगे चलकर केशिका का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार जो शिराएँ होती हैं जो शरीर से रक्त को इकट्ठा करती हैं वो महाशिरा होती हैं, फिर शिरा होती हैं, फिर छोटी शिरा होती हैं, फिर आगे चलकर ये केशिका में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा शरीर में रक्त का मार्ग है वो आपका चलता रहता है, जिससे कि रक्त पूरे शरीर में वहन करता है। इस स्लाइड में आपने देखा कि जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनको आपने पढ़ा, केशिका को पढ़ा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, और मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको इसमें अंतर दिए हैं, तो आप इसको ज़रूर याद करें। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, जो हमारा हृदय है। क्या है बच्चों? हृदय। मानव शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण है उसका रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको अगले वीडियो में मानव हृदय के बारे में भी आपको चित्र के माध्यम से पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको मानव शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण है उसका जो रेखा चित्र के माध्यम से आपको बहुत सरल तरीके से मैं इसमें बताऊँगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको इसमें एक डायग्राम दिख रहा होगा,
इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है फुफ्फुस, और बीच में ये जो हृदय के लिए मैंने 4 चैम्बर बनाए हैं। चूँकि मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 प्रकार के चैम्बर होते हैं, यानी कोष्ठ होते हैं। ऊपर के जो दोनों कोष्ठ हैं इनको हम लोग आलिंद कहते हैं, और जो नीचे के जो कोष्ठ होते हैं इसको हम लोग निलय के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो आगे का इसमें जो भाग है वो है इसमें बच्चों शरीर के अंग। तो मैंने 3 भागों में आपको बांटा है। पहले है फुफ्फुस यानी फेफड़े, फिर हृदय बीच में, और उसके बाद नीचे है शरीर के अंग। तो किस प्रकार से जो अपना जो मानव का जो शरीर है उसमें रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार से होता है वो बहुत ही सरल तरीके से आप इसमें समझ पाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखिए आप, सर्वप्रथम जो हमारी फुफ्फुस होता है यानी फेफड़े होते हैं, उसमें जो रक्त केशिकाएं होती हैं वहाँ से जो हमारा CO2 वाला रक्त होता है, कौन सा रक्त होता है, CO2 वाला रक्त, वो पहुँचता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। और मैं यहाँ आपको बता दूँ 2 प्रकार की जो धमनी और शिराएँ होती हैं। धमनी का कार्य होता है बच्चों, क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो धमनी होती हैं इनमें O2 वाला रक्त बहता है, O2 वाला रक्त यानी शुद्ध रक्त। कैसा बहता है? लेकिन एक धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, इसमें CO2 वाला यानी अशुद्ध रक्त बहता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके पश्चात आप देखेंगे जो शिरा होती हैं इनमें CO2 वाला रक्त बहता है, यानी अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। लेकिन जो एक शिरा होती है जिसका नाम है फुफ्फुस शिरा, तो इसमें O2 वाला रक्त बहता है, और ये होता है शुद्ध रक्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें परीक्षा से प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो जो धमनी है वो फुफ्फुस धमनी है, जो शिरा है वो फुफ्फुस शिरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें जो CO2 वाला रक्त है वो हमारे फुफ्फुस से शुद्ध होकर, ये आप देखेंगे जो लाल कलर की जो ये नलियाँ बनी हैं इसको मैंने लिखा है फुफ्फुस शिरा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शिराओं में CO2 वाला रक्त बहता है, लेकिन ये अपवाद है। तो यहाँ पर क्या है, O2 वाला रक्त यानी शुद्ध रक्त फुफ्फुस से आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, बायां आलिंद में। कहाँ जा रहा है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जब यह शुद्ध रक्त पहुंच जाता है तो यहाँ से नीचे के जो चैम्बर है उसमें है बायां निलय, इसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ पर बाल्ब पाए जाते हैं जो एक बार बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त को तो जाने देते हैं, लेकिन बाएं निलय से वापस बाएं आलिंद में रक्त को वापस जाने नहीं देते, ये बाल्ब बंद हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बाएं निलय से जो अगला जो मार्ग है उस रक्त को जाने के लिए वो ये नली है। तो इस नली के माध्यम से ये रक्त पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। कौन सा रक्त, शुद्ध यानी O2 वाला। इस नली को कहते हैं हम लोग महाधमनी। ये महाधमनी बाद में धमनी और छोटी धमनी और केशिकाओं में बढ़कर पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि जो हमारा फुफ्फुस वाला यानी फेफड़ों से जो हमारी नली आई उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, और ये O2 वाला रक्त कहाँ लेके आई, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जो रक्त था वो हमारा कहाँ गया, बाएं निलय में। बाएं आलिंद से जब बाएं निलय में रक्त जाता है तो यहाँ पर जो बाल्ब पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं, और निलय से वापस आलिंद में रक्त को जाने नहीं देते। फिर ये जो रक्त है वो कहाँ जाएगा, वो एक नली के द्वारा, ये जो नली बनी हुई है यहाँ से आपको महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। फिर क्या होता है, जो शरीर के जो अंग हैं वहाँ से जो CO2 वाला रक्त है यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध होना है, तो यहाँ से जो शिराएँ होती हैं जिनको महाशिरा कहते हैं, महाशिरा और शिराएँ और छोटी केशिकाएँ ये मिलकर पूरे शरीर के जो गंदे रक्त हैं यानी अशुद्ध रक्त है उसको ये लोग लेके दाएं आलिंद में डाल देती हैं। कहाँ डाल देती हैं, दाएं आलिंद में। अब इसी प्रकार दाएं आलिंद जब संकुचित होता है तो ये जो हमारा रक्त है वो दाएं निलय में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जब जैसे ही दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त आता है तो यहाँ पर जो बाल्ब पाए जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर वापस निलय से आलिंद में रक्त नहीं जा पाता। अब जब ये हमारा निलय संकुचित होता है तो इस निलय के संकुचित होने से यहाँ प्रेशर पड़ता है, और फिर रक्त को निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ता है, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये एक नली गई है। तो इस नली के माध्यम से ये रक्त जो है
कौन सा CO2 वाला, ये हमारा रक्त जो है फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। काहे के लिए? CO2 वाला रक्त फुफ्फुस में, चूँकि हम नासा द्वार से जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया के लिए, यानी हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा और फिर से ये शुद्ध रक्त दोबारा से बाएं आलिंद में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा हृदय है इसमें रक्त जो है वो 2 बार आता है। कितने बार आता है बच्चों? 2 बार। एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध। इसलिए चूंकि ये 2 बार आता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण, इसको नाम दिया गया है दोहरा परिसंचरण। यानी मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि इसमें 2 प्रकार से रक्त आता है। अच्छा, इसमें बीच में हृदय को बांटने के लिए एक बीच में सेप्टा दिया होता है जिसको हम लोग विभाजिका के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको हृदय का जब चित्र बनाऊंगा या मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपने बड़ी सरल तरीके से देखा कि किस प्रकार मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता है। मैंने आपको रैखिक डायग्राम के माध्यम से बता दिया। अब यही की जो पूरी क्रिया है वो मानव हृदय में होती है। अगर आप हृदय से डायरेक्ट समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात आप आगे देखेंगे हृदय से संबंधित कुछ फैक्ट जो हैं वो मैंने नीचे लिख रखे हैं। जैसे देखिए, आप लिखा है मानव हृदय जो है एक पंपिंग मशीन है। क्या है बच्चों? एक पंपिंग मशीन की तरह होता है। मानव शरीर में जो रक्त दाब है वो 120/80 mmHg होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे सर्वप्रथम विलियम हार्वे, कौन वैज्ञानिक? विलियम हार्वे ने हृदय की कार्यविधि को बताया। इसके पश्चात आप देखेंगे जो मानव का हृदय होता है उसका जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। अब यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि जो मछलियों का हृदय होता है वो बच्चों 2 कोष्ठी होता है, यानी उसमें 2 चैम्बर होते हैं। और जो उभयचर होते हैं, सरीसृप होते हैं, यानी जो जल और थल में रहते हैं, जैसे मेढक है, मगरमच्छ है, तो उनमें 3 कोष्ठी हृदय होता है। इसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। इसी प्रकार जो स्तनधारी हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनका हृदय 4 कोष्ठी होता है। इसमें मानव भी आता है, तो मानव का हृदय 4 कोष्ठी होता है। इसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें जो स्पेशल है वो है काकरोच। काकरोच का जो हृदय है वो 13 कोष्ठी होता है। इसमें खास बात यह है जो काकरोच होता है इसमें रक्त नहीं पाया जाता। जैसे कभी आपने देखा हो जब काकरोच को आप मारते हैं तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि उसमें रक्त की हीमोग्लोबिन की जगह हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ क्या पाया जाता है बच्चों? हीमोलिम्फ। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अगर आपको नहीं पता है तो जानकारी जनरल नॉलेज के लिए कि जो काकरोच होता है उसके अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इस स्लाइड में मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण और के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये स्लाइड में जो मैंने आपको पढ़ाया शॉर्ट में रक्त और रक्त वाहिनियाँ और इसके बारे में, अब हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसका जो है वो चित्र पूछ लिया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से हृदय का चित्र बनाना बताऊंगा जिससे कि आप परीक्षा में बिना देखे बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।